श्रोताओं, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, स्ट्रोक की, पक्षाघात की। और इसको पैरालिसिस भी कहते हैं कि पैरालिसिस हो गई, फालिस मार गया, ब्रेन की एक कंडीशन है। इसके बारे में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मेहरोत्रा साहब को, जो न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट SGPGI लखनऊ में इस समय प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, स्ट्रोक बहुत कॉमन समस्या है और एक बार स्ट्रोक अगर आ जाए अचानक से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये उत्पन्न होती है समस्या, और उसके बाद व्यक्ति का जीवन दूसरे पर निर्भर हो जाता है। अगर वो बच गया, वो फेटल नहीं है, तो बहुत कुछ समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक आपके मेडिकल लैंग्वेज में कौन सी परेशानी होती है? देखिए, किसी भी शरीर में जितने भी ऑर्गन हो, चाहे लंग हो, चाहे फेफड़ा हो या अंतड़ियां हो या दिमाग हो, सबको खून चाहिए होता है अपने नॉर्मल एक्टिविटी काम करने के लिए। खून के जरिए जो है वो हमको न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। जब ब्रेन को खून की सप्लाई बंद हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसको हम मेडिकल टर्म में स्ट्रोक कहते हैं। अब उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है खून की धमनी बंद हो जाए, या हो सकता है दिमाग के अंदर खून बह जाए, तो जिसकी वजह से दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से खून कम आना शुरू हो जाता है। तो उसको हम लोग मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि स्ट्रोक कहते हैं। आया है जी। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के क्या कई प्रकार भी होते हैं? जैसे कहते हैं कि इस्केमिक स्ट्रोक हो गया या हेमरेज हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। स्ट्रोक के दो मोटे मोटे प्रकार, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक इस्केमिक होता है, एक हेमरेजिक होता है। इस्केमिक मतलब जब ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाए या बंद हो जाए। अच्छा। जो खून जो पहुंचना है दिमाग को वो ना पहुंच पाए किसी वजह से, उसको इस्केमिक कहते हैं। इस्केमिक मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, खून की सप्लाई कम हो गई है दिमाग को। हेमरेज स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि दिमाग के अंदर खून बह जाता है। अब जैसे नस फट गई कोई, अब जैसे आप खुद समझ सकते हैं कि दिमाग जो है वो स्कल के अंदर, इसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं, उसके अंदर है। अब जो स्कल है या खोपड़ी है, वो एक बंद कमरे की तरह से है। उसके अंदर अगर दिमाग बैठा हुआ है, अगर खून बह गया, तो क्या होता है कि जो खून भी अपनी एक जगह बनाता है वहां पे, दिमाग के प्रेशर डालता है दिमाग के ऊपर। वो दिमाग जो है वो हड्डी से जाकर टकराता है, उसकी वजह से वो दिमाग को डैमेज करता है। वो दिमाग को डैमेज करता है, तो अब वो निर्भर करता है कि वो खून कहाँ बहा है। अगर ऐसे किसी जगह बहा है जहाँ पे हाथ पांव को चलाने की क्षमता होती है, तो आधा शरीर लूंज पड़ जाता है। ऐसी जगह पे फालिस मार गया जिसे आप लोग कहते हैं। या अगर ऐसी जगह पे खून बहा है जहाँ पे बोलने की शक्ति असर कर गई है, तो आदमी की बोलने की शक्ति चली जाती है। ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे सोचने की शक्ति चली जाती है, तो सोचने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। वो निर्भर करता है कि हेमरेज कहाँ हुआ है। क्या पूरे ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं कि पूरी जो खोपड़ी है, कहीं भी क्या स्ट्रोक हो सकता है? स्ट्रोक कहीं भी हो सकता है, पर उसके जैसे अब स्ट्रोक की वजह अलग अलग होती हैं। अगर हम हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करें, तो उसकी जो काफी बड़ी जो कॉमन वजह होती है वो बीपी की बढ़ना होता है, जिसको हम हाइपरटेंसिव हेमरेज कहते हैं। और उसमें डायबिटीज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बीपी की बढ़ने की वजह से हुआ है, तो वो दिमाग के कुछ खास हिस्सों में होता है, जिसको हम लोग बेसल गैंग्लिया या थैलेमस कहते हैं। वो ब्रेनस्टेम एक जो जगह होती है दिमाग की, जो कि सबसे छोटा दिमाग कहते हैं उसको हम लोग। वो हार्ट को, रेस्पिरेशन को, इन सब को चलाने में बहुत रोल प्ले करता है। उसके अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। वो बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकती है। कुछ केसेस में हेमरेज उसकी वजह से बनता है कि खून की धमनियों में गुबाड़ा बन जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में एन्यूरिज्म कहते हैं। वो जो ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, तो वो अलग जगह पे ब्लीडिंग होती है। डॉक्टर साहब, हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रोक क्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है? बच्चे, बूढ़े, वयस्क, महिला, पुरुष? जी देखिए, स्ट्रोक आमतौर से जो हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, खासतौर से जो हम लोग इस्केमिक या हाइपरटेंसिव स्ट्रोक कहते हैं, वो जो थोड़े से बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें होने का चांस ज्यादा रहता है। उनमें डायबिटीज के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनमें बीपी बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। उन्हीं में हेमरेजिक स्ट्रोक होने का चांस, इस्केमिक के हेमरेजिक स्ट्रोक होने का चांस ज्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे उससे इम्यून है, बच्चों में भी स्ट्रोक होने की संभावना होती है। उनकी वजह अलग अलग होती है। बच्चों में बीपी की शिकायत या शुगर की बीमारी बहुत कम देखी जाती है, तो उनमें स्ट्रोक होने की वजह अलग होती है। बड़ों में होने की वजह अलग होती है, पर एल्डरली जो होते हैं, जिनको बुजुर्गवार कहते हैं, उनमें स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा। डॉक्टर साहब, जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि जहां स्ट्रोक होगा ब्रेन में, और वो जिस अंग को कंट्रोल कर रहा है या जिस क्षमता को कंट्रोल कर रहा है, वो प्रभावित हो जाती है। तो स्ट्रोक आने से पहले क्या कुछ ऐसे साइंस होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले, कि पता लग जाए कि भाई स्ट्रोक हो गया है या आने वाला है? देखिए, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्ट्रोक जो होता है आमतौर से, जिसको हम लोग कहते हैं ना, अक्यूट ऑनसेट होता है, मतलब एकदम आता है। तो ये पता करना कि स्ट्रोक आने वाला है वो बहुत मुश्किल है। कुछ लोग की किस्मत इस मामले में थोड़ी सी अच्छी रहती है कि उनको छोटा सा स्ट्रोक पड़ता है, तो उनको समझ में आता है कि कुछ कमजोरी हमारे हाथ में आई है, या सिर्फ पैर में आई है, जबान लड़खड़ाई बस, या आंख के सामने अंधेरा छा गया, फिर ठीक हो गया। तो वो लोग अगर डॉक्टर के पास चले जाए, तो वो हो सकता है स्ट्रोक जल्दी पकड़ में आ जाए।
बाकी सब लोगों में स्ट्रोक जो होता है वो जब आ जाता है तभी उनको मालूम पड़ता है कि स्ट्रोक आ गया है। पहले से मालूम पड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मरीजों को मालूम पड़ना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, जांचें किसी की कोई रेगुलरली अपनी जांच करा रहा हो, साल भर में बीपी कंट्रोल में रखा हुआ हो, शुगर कंट्रोल में हो, तो स्ट्रोक का शायद थोड़ा सा पहले पता चल जाए, अन्यथा पता करना मुश्किल काम है। जी डॉक्टर साहब, एक फास्ट शब्द आता है कि फेस है, आर्म है, स्पीच है, तो इस पर अगर प्रभाव, जैसे कि आपने बताया माइनर स्ट्रोक है, जी। तो कुछ चीजें कमजोर पड़ने लगती हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, तो ये साइन हो सकते हैं, और ये साइन कितनी देर पहले आने लगते हैं? नहीं, ये देखिए, ऐसा आपने जो कहा वो सही बात है कि जो फास्ट इसको हम लोग कहते हैं, पर जो हमने बताया ना कि जो माइनर स्ट्रोक पड़ता है, ऐसा नहीं है कि माइनर स्ट्रोक पड़ेगा उसके बाद कुछ घंटे बाद मेजर स्ट्रोक पड़ेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है माइनर स्ट्रोक पड़े, खत्म हो जाए, मरीज ठीक रहे, अपना कोई दिक्कत ना हो, छोटा मोटा हो गया ठीक हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि माइनर स्ट्रोक के बाद मेजर स्ट्रोक आए, पर आमतौर से स्ट्रोक अपने आप में एक इवेंट की तरह से आता है, तो मेजर स्ट्रोक ही अपने आप में एक इवेंट की तरह से आएगा। कोई प्रोग्रेशन नहीं होता है कि पहले माइनर स्ट्रोक आएगा फिर प्रोग्रेस करेगा मेजर स्ट्रोक, ऐसा नहीं होता है। पर यह है कि जैसे आपने कहा कि किसी के हाथ में कमजोरी आ गई या किसी के चेहरे में टेढ़ापन आ गया, तो वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। अगर एक किसी को हो रहा है तो वो जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर से मिले, वो दवाइयों से या बाकी चीजों से इलाज शुरू कर देगा, तो उसमें जो है बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है और संपूर्ण रिकवरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप पकड़ते कैसे हैं, डायग्नोसिस को कैसे करते हैं कि एकदम श्योर शॉट हो जाए कि नहीं ये स्ट्रोक है, पक्षाघात है? देखिए, जब स्ट्रोक का मरीज हमारे पास आता है तो वो निर्भर करता है, तो पहले इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करवाते हैं, जो जांच करवाते हैं, वो सीटी स्कैन की जांच होती है। उसमें अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसमें हमको साफ साफ दिख जाता है कि दिमाग के अंदर कहीं खून बहा है, ब्लीडिंग हो गई है, तो वो चीज हमको समझ में आ जाती है कि ब्लीडिंग हो गई, तो उसके बाद फिर उसके आगे की जांच करते हैं। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो सीटी में उतना पकड़ना कई बार उतना संभव नहीं हो पाता, तो हमको हो सकता है एमआरआई करके देखना पड़ता है। एमआरआई में कुछ खास किस्म की एमआरआई होती है, परफ्यूजन स्कैन कहते हैं जिसको, डिफ्यूजन स्कैन कहते हैं, एंजियोग्राफी कहते हैं। उससे मालूम पड़ जाता है कि खून की कमी दिमाग को हुई है कि नहीं हुई है। अगर खून की कमी हुई है तो किस धमनी की ब्लॉकेज की वजह से हुई है, फिर उसके हिसाब से उसका इलाज शुरू कराया जाता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए समय से व्यक्ति आ गया किसी अच्छे डॉक्टर के पास जिसके पास सारी सुविधाएं हैं जी, तो इसको ठीक होने में कितना समय लगता है कि नॉर्मली आदमी अपना काम कर सकता है, या कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जो ताउम्र रहते हो, लाइफ लॉन्ग हो? देखिए, उसको मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा। इस्केमिक का अलग रहता है, हेमरेजिक का अलग रहता है। हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है इस मामले में थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि वो दिमाग के अंदर खून बह चुका होता है। क्योंकि दिमाग के अंदर खून बह चुका होता है तो वो दिमाग के उतने हिस्से को डैमेज कर देता है, उसका रिकवरी वक्त के साथ अपने आप होता है। इस्केमिक स्ट्रोक का थोड़ा सा ये है कि अगर मरीज शुरू के, वैसे तो हम कहते हैं गोल्डन आवर होता है, पहले घंटे में पहुंच जाना चाहिए, पर अगर 3-4 घंटे 5 घंटे तक भी पहुंच जाए अस्पताल में, यहाँ फैसिलिटी है, तो जो क्लॉट बना है उसका धमनी में, उसको हटाया जा सकता है। अगर वो क्लॉट हटा दिया जाता है तो मरीज की रिकवरी काफी अच्छी हो जाती है। कई बार मरीज संपूर्ण तरह से रिकवर भी कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जहाँ पर वो है मरीज, वहाँ के डॉक्टर के पास जल्दी जाए, डॉक्टर पहचान ले उस बीमारी को और जल्दी से जल्दी ऐसे सेंटर में रेफर कर सके जहाँ पे वो खून के क्लॉट को निकाला जा सके। डॉक्टर साहब, क्या उम्र भी रिकवरी में एक पैरामीटर है कि बहुत ज्यादा उम्र के अगर लोग हैं तो उतना रिकवर नहीं कर पाते? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो अगर बहुत कोई बुजुर्गवार कोई हैं तो उनकी जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है, जो रिकवरी की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को डायबिटीज भी हो रही होगी, उनको हाइपरटेंशन भी होगा और बाकी दवाइयां भी चल रही होंगी, तो खुद उनका शरीर में मसल मास भी कम होता है, प्रोटीन की कंटेंट भी कम होता है, तो ऐसे में रिकवरी का चांस बहुत कम हो जाता है। हालांकि ये बड़ी दुखद चीज है कि ऐसी बीमारी जो है इस्केमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक होता ही बुजुर्ग लोगों में है। अगर किसी कम उम्र के लोगों में देखा जाए, अगर होता है तो उनकी रिकवरी होने का चांस थोड़ा अच्छा रहता है। बच्चों में अगर स्ट्रोक होता है तो उनके अंदर रिकवरी का चांस और अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग उस समय डेवलप हो रहा होता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आजकल लाइफस्टाइल की भी बात कर रहे हैं, हमारा खान पान बहुत बदल चुका है, फैट ज्यादा यूज करते हैं। हार्ट के मामले में तो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, तो ये सारी चीजें जो है पूरे बॉडी में ट्रेवल करती हैं। तो क्या ब्रेन में भी अगर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जैसे कि आपने बीपी की बात तो कही थी, या ट्राइग्लिसराइड, तो उनको कुछ इसका खतरा ज्यादा हो जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये इसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स कहते हैं, जो होता है बीपी बढ़ना या शुगर की बीमारी को डायबिटीज कहते हैं। ये एक ऑर्गन स्पेसिफिक बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल को असर करती है, कि सिर्फ दिमाग को करती है, ये सारे शरीर को करती है। गुर्दे को भी असर डालती है, चमड़ी को भी असर डालती है, हार्ट पे भी असर डालती है, दिल पे भी असर डालती है, दिमाग पे भी असर डालती है। ऐसी जो बीमारियां होती हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, तो एथेरोस्क्लेरोसिस जिससे हम लोग कहते हैं हो जाती है, बीपी की शिकायत हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, ये सब चीजें जब मिलके वो चाहे
दिल की बीमारी हो, चाहे गुर्दे की हो, चाहे दिमाग की हो, सब पे एक तरह से असर करती हैं। अब वो उस पर निर्भर करता है कि कौन से मरीज को कौन सा सिस्टम पहले अफेक्ट हो जाता है, वो अलग बात होती है, पर वो सिस्टमिक बीमारियां होती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बीमारियां हार्ट को खराब करती हैं वही दिमाग को भी खराब कर सकती तो हैं। दोनों का एक कनेक्शन, बिल्कुल कनेक्शन है हार्ट उसका। एंड ब्रेन का। डॉक्टर साहब, बच्चों में स्ट्रोक के क्या कारण होते हैं? देखिए, बच्चों का स्ट्रोक बहुत खास किस्म के कारण होते हैं जो बड़ों में देखे जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बीपी की शिकायत, शुगर की बीमारी आमतौर से बच्चों में नहीं देखी जाती, तो वो इस पे नहीं होती। एस्थेरोसिस है, वो भी बच्चों में नहीं देखी जाती, बहुत रेयर है। बच्चों में कुछ खास किस्म की बीमारियां होती हैं। जैसे एक बात हमने करी कि गुब्बारा बन जाता है, एन्यूरिज्म कहते हैं, वो भी बड़ों में ज्यादा देखा जाता है, पर बच्चों में देखा जा सकता है। बच्चों में कुछ खास किस्म की बीमारियां होती हैं, जैसे कि हम जिसको कहते हैं मोया डिजीज होती है। खून का गुच्छा बन जाता है दिमाग के अंदर बच्चों में। खून की जो धमनी होती है वो सिकुड़ जाती है, उसको ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए दिमाग को खून का गुच्छे बन जाते हैं जो कि ब्लीड कर जाते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। कई बार बच्चों में जो होता है वो खून की धमनी जो होती है सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से खून की कमी जो है दिमाग को पहुंच सकती है, इस्कीमिया हो जाता है। एन्यूरिज्म ही होता है उसमें। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमने देखा हुआ है कि कुछ बच्चों में क्या मिलता है कि जैसे जो बच्चे बाल कटवा के मालिश करवाते हैं सर की अपनी, अगर मालिश गर्दन ज्यादा जोर से घुमा दी तो कई बार छोटे बच्चों में जो होती है वो खून की धमनी बड़ी बहुत सिकुड़ जाती है, बहुत मुलायम होती है, आप एक तरह से कह सकते हैं, ऐंठ जाती है। तो वो उसकी जो खून की धमनी की जो वेसल वॉल किसी हम कहते हैं उसके अंदर खून बह जाता है। अच्छा। उसको एक खास किस्म की बीमारी कहते हैं, डिसेक्शन कहते हैं उसको हम लोग। उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि उस धमनी के अंदर ही खून बह जाता है तो वो धमनी ब्लॉक हो जाती है। तो इससे जब अगर कोई बच्चा खासतौर से गांव में बहुत रहता है कि बाल कटवा के चंपी करवाना है, मालिश ना करा, तब तक वो अपना समझता है कि इसका पैसे वसूल नहीं हुए हैं, तो वो अगर कोई ढंग से नहीं कर रहा है तो रिस्क होता है। खासतौर से ये उन बच्चों में ज्यादा देखा गया जिनके अंदर थोड़ी स्पाइन की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि जो खून की धमनी होती है वो स्पाइन के थ्रू ही जाती है। तो अगर हल्की सी भी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है ऐसे बच्चों की, वो खून की धमनी एकदम पिचक जाती है, ऐसे में बच्चों को स्ट्रोक आने का रिस्क होता है। बाकी कुछ और खास किस्म की बीमारियां होती है, वैस्कुलाइटिस कहते हैं, वो बच्चों में जिसमें खून की धमनी में सूजन आ जाती है। तो बच्चों की बीमारियां अलग होती हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है, बच्चों में स्ट्रोक हो सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, जो लोग जैसे खून को पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, तो क्या ऐसी कुछ दवाएं हैं, या मान लीजिए डायलेट करने वाली कुछ दवाएं ले सकते हैं जो मान लीजिए शरीर के किसी दूसरे रिसेप्टर पर ही काम कर रहे हो, तो क्या इससे भी स्ट्रोक का खतरा हो सकता है? नहीं, उससे खतरा नहीं होता है, उससे प्रिवेंशन होता है। जैसे जो खून का जो प्रिवेंट करने की दवाएं चलती हैं, जैसे हार्ट के मरीजों को चलती हैं, तो या जिनके अंदर वाल्व लगा हुआ है या स्टेंट पड़ा हुआ है हार्ट के लिए, वही दवाइयां ही इलाज भी होती हैं स्ट्रोक का। अच्छा। क्योंकि स्ट्रोक में भी वही मैंने उसमें पतला ही करना है, या जो कोलेस्ट्रॉल जम गया उसी को गलाना है, तो वही दवाइयां हार्ट के लिए भी काम करती हैं, वही दवाइयां बीपी के लिए भी काम करेंगी, वही दवाइयां ब्रेन की। धमनी तो सेम ही होती है, चाहे दिमाग की हो चाहे हार्ट की हो, वो दवाइयां सेम होती हैं। दिक्कत कुछ ऐसी दवाइयां चलती हैं जो खून गाढ़ा करती हैं। अच्छा। उसके लिए थोड़ा सा, जैसे जो कुछ लेडीज हैं जो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कुछ हार्मोन थेरेपीज लेती हैं, उनमें थोड़े से इशू आ सकते हैं कि वो खून गाढ़ा करने का रिस्क हो सकता है उनके अंदर। कुछ खास किस्म की हार्मोनल थेरेपीज आती हैं, उनमें रिस्क होता है। पर खून पतले करने की दवाइयां तो एक तरह से इलाज ही होती हैं स्ट्रोक का, तो वो तो अच्छा ही रहता है उसके लिए। डॉक्टर साहब, जब स्ट्रोक आता है, वो चाहे इस्केमिक स्ट्रोक हो या हेमोरेजिक स्ट्रोक हो, तो क्या पेन भी होता है कि सर बहुत फटता है या कुछ इस तरह से, जैसे माइग्रेन टाइप का दर्द? जब हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है तो हो सकता है, क्योंकि दिमाग के अंदर एक अचानक से बर्स्ट हुआ है, अचानक से एक कोई चीज आके खून का चक्कता पूरा बड़ा दिमाग के अंदर बैठ गया है, और जैसे मैंने बताया कि दिमाग जो होता है वो खोपड़ी के अंदर बंद होता है, तो वहां प्रेशर आता है, तो हो सकता है हेडेक हो। पर जो इस्केमिक होता है उसमें कई बार हेडेक कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, सिवाय ये मालूम पड़ता है कि मरीज बेहोश हो गया, या एक हाथ काम करना बंद कर दिया, पाँव काम करना बंद कर दिया, या रोशनी चली गई आंख की, या बोलने की शक्ति चली गई, ऐसे करके आता है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को स्ट्रोक हो चुका है, पोस्ट स्ट्रोक जीवन वो कैसे जिए आसानी से, क्योंकि बहुत सारी डिसेबिलिटी हो जाती है, चल नहीं पाते, जो उनको डे टू डे लाइफ है वो बड़ी हार्ड हो जाती है, तो आपकी क्या राय है, और किस तरह के जो सेकेंडरी उपाय हैं जैसे फिजियो है, ये कितना मददगार हो सकता है? जो स्ट्रोक के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है मरीज़ के लिए, वो होती है फिजियोथेरेपी। वो जितना ज़्यादा मरीज़ या उसके रिश्तेदार फिजियोथेरेपी करा पाएंगे, खासतौर से शुरू के 3 से 6 महीने में, उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी रिकवरी होने का चांस रहता है। हालांकि वो इस पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा स्ट्रोक था और किस जगह पे स्ट्रोक हुआ था, और इलाज कितनी जल्दी शुरू कर पाए थे हम लोग। पर फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है रिकवरी के लिए। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते ये बताइए कि जो लाइफ स्टाइल है हमारी, जो खान पान है, एक्सरसाइज, कितना
कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सभी बीमारियों में सभी विशेषज्ञ यही कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आप खुद अगर फिट रहेंगे तो संभावनाएं तो हैं, पर संभावनाएं कम हो सकती हैं। तो आपकी राय और आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए क्या रहेगा? देखिए, जैसे शुरू में हमने बात किया था कि चाहे बीपी की शिकायत हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, ये सब जो बीमारियां हैं ये सब सिस्टमिक बीमारियां हैं, पूरे शरीर को असर करती हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, आप थोड़ा घी, तेल, स्मोकिंग सब अवॉइड करेंगे, तो जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बीपी की शिकायत है, शुगर की बीमारी कम रहेगी। और वो कम रहेगी तो वो चाहे आपका दिमाग हो, चाहे दिल हो, चाहे गुर्दा हो, चाहे फेफड़ा हो, सब चीज़ों पे, चाहे नसें हो आपकी, सब पे असर करती हैं ये चीज़ें। तो जितना आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगा, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है उसके लिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, अल्कोहल जितना कम कर सके उतना कम करिए, वो आपका जीवन को बढ़ाएगा भी, और जो बढ़ेगा जीवन उसको आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आप खुशहाल लेके आप लंबी जिंदगी जी सकते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा, तो स्ट्रोक और जो ये पक्षाघात है इसकी संभावनाएं भी कम रहेंगी। तो निश्चित तौर पर आपने प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मेहरोत्रा साहब को सुना और इन्होंने बहुत विस्तार से स्ट्रोक, पक्षाघात, इस्चेमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक के विविध आयामों पर बात की। निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि हमारे श्रोता इससे जरूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्ततम समय में हमें भी समय दिया, हमारे श्रोताओं को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।